नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी और चक्षुदर्शी के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माहौल युद्ध का है, लेकिन आज मैं आपसे युद्ध के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। युद्ध अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, हवा से अब जमीन पर आ चुका है। भारत के जो टैंक हैं वो अब अपना काम शुरू कर चुके हैं। यानी वाकई में भले ही युद्ध की घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर पूर्ण युद्ध की शक्ल लेता दिखाई दे रहा है। अब ये युद्ध की वजह क्या होती है, युद्ध क्यों होते हैं, ये आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध का तो मूल कारण ही आतंकवाद है। पाकिस्तान जब भी आप देखें मौका मिलता है आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और लगातार इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच इसके पाकिस्तान के जन्म से लेकर अब तक यानी 78 साल हो गए हैं, टकराव बार बार होता रहा है। दोनों अब संयोग से दोनों देशों की आर्थिक स्थितियां भले ही भिन्न हों, लेकिन दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। और परमाणु शक्ति संपन्न जो देश होते हैं वो उनको आप हल्के में ले नहीं सकते। आर्थिक स्थिति भले ही बहुत जमीन आसमान का दोनों में अंतर हो। आपको याद होगा कि अगर पाकिस्तान थोड़ी सी भी हिकमत अमली से काम लेता, आतंकवादी समूहों को संरक्षण न देता, प्रशिक्षण न देता, तो आज पाकिस्तान कहीं का कहीं होता। पाकिस्तान के बाद बना बांग्लादेश आपने देखा, जीडीपी के मामले में पाकिस्तान क्या भारत से भी आगे निकल गया। तो इच्छा शक्ति की बात है। लेकिन इस समय जो है भारत और पाकिस्तान सीधे सीधे आमने सामने हैं। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान का लगातार पतन हो रहा है। आपको पता है सेना ने यहाँ पर लोकतंत्र को कभी कामयाब होने नहीं दिया। लगातार सेना कभी चुनी हुई सरकार को हटा के सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लेती है, कभी कठपुतली सरकार बना देती है। 2022 में के बाद फौज की कमान जो है, आपको याद है कि धार्मिक कट्टरपंथी जो लोग हैं, खासतौर पर जनरल आसिफ मुनीर, उनके हाथ में है। पाक सरकार हमेशा से लश्कर तैयबा जैसे जो गुट है उनका समर्थन करती रहती है, और उसकी कीमत अब खुद पूरे पाकिस्तान को चुकानी पड़ रही है। उस जनता को भी चुकानी पड़ रही है जिसकी कि इसमें कोई भूमिका नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि अफगानिस्तान से सक्रिय आतंकवादियों ने भी पिछले वर्षों में करीबन 440 से ज़्यादा हमले तो अकेले पाकिस्तान पर किए। यानी पाकिस्तान इधर भारत के खिलाफ आतंकवादियों को उकसाता है, तो उधर अफगानिस्तान में जो सक्रिय आतंकवादी है वो पाकिस्तान की नाक में दम किए रहते हैं। और पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में 1,500 से ज़्यादा लोग आतंकी घटनाओं में मारे गए। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को अक्ल नहीं आ रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हत्या घटना हुई, 26 लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा। यद्यपि ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था की खामी की वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से दोनों देशों के बीच टकराव की नौबत ला दी। और 7 मई को की आधी रात को आपको जैसा कि याद है कि भारत की सेना ने, हवाई सेना ने और दूसरी सेनाओं ने मिलकर के एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा किया, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, और पाकिस्तान में घुस के जो 20 आतंकियों के अड्डे चिन्हित किए थे, उसमें से करीब 9 को नेस्त नाबूद कर दिया। और इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में घबराहट है, पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपनी सेना से नाराज है, अपनी सरकार से नाराज है, लेकिन मरता क्या न करता। पाकिस्तान ने चूंकि आबैल मोए मार वाली कहावत को चरितार्थ करके भारत से रार छेड़ी, भारतीय निर्दोष 26 भारतीयों को उसके प्रशिक्षित आतंकियों ने मौत के घाट उतारा। तो आज हालत ये है कि 7 से 8, 9, 10 3 दिन हो गए हैं पाकिस्तान भारत की सेना के प्रहारों को झेल रहा है। बदले में हमले भी कर रहा है, बौखला कर हमले कर रहा है, नागरिक क्षेत्रों पर हमले कर रहा है, जिसमें हमारे कुछ जवान भी मारे गए हैं और कुछ सिविलियंस भी मारे गए हैं। बहुत अपूर्णीय क्षति होती है। एक जवान का भी मारा जाना, एक सिविलियन का भी मारा जाना, युद्ध में अपूर्णीय क्षति होती है।
लेकिन इसको टाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि देश की संप्रभुता का मामला है। भारत की सेना हाथ पर हाथ धर रखे नहीं रह सकती, भारत की सरकार हाथ पर हाथ रखे नहीं रह सकती। यद्यपि उसकी गलती रही, सुरक्षा में चूक को उसने स्वीकार भी किया, लेकिन अब उसे सुधारा भी जा रहा है। अब आप देखें कि 1971 में हमारा पाकिस्तान से औपचारिक युद्ध आखिरी हुआ था। उसके बाद छुटपुट होते रहे, कारगिल हुआ है, बालाकोट पे हमले हो गए, उसके बाद कार्रवाइयाँ हुई हैं। लेकिन तब से अब तक दोनों देशों ने, बल्कि मैं तो कहता हूँ 2019 के बाद से भारत ने भी और पाकिस्तान ने भी अपनी सेनाओं को समृद्ध करने के लिए बेहिसाब पैसा खर्च किया है। और इस खर्च से विकास प्रभावित होता है, जनजीवन प्रभावित होता है। आपको मालूम है कि अगर भारत ने फ्रांस से हथियार खरीदे, अमेरिका से हथियार खरीदे, तो पाकिस्तान ने चीन से हथियार खरीदे, लड़ाकू विमान खरीदे, मिसाइलें खरीदी। और 2021 में तो जब से अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आई है, तब से अमेरिका और यूरोप ने पाकिस्तान को भाव देना कम कर दिया, वरना उससे पहले अमेरिका और यूरोप से भी पाकिस्तान को हथियारों की खरीद फरोख्त में और अनुदान में, कर्ज में खूब छूट मिला करती थी। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल भिन्न है। भारतीय विमान अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए, जो हमारी मॉडर्न टेक्निक है उसके सहारे से, ड्रोन है, मिसाइल है, आतंकवादियों को नेस्त नाबूद कर रहे हैं। अभी उन्होंने नागरिक ठिकानों पर कोई प्रहार नहीं किया है, लेकिन अब ताज़ा खबर जो है बीती रात की, कि भारत के जो टैंक हैं वो भी अब पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि उधर से भी लगातार सेलिंग हो रही है, लगातार मिसाइल्स आ रहे हैं, लगातार ड्रोन्स आ रहे हैं, गोलीबारियां हो रही हैं, और भारत के नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी तक तो ये है कि भारत की जो सेना ने है पाकिस्तान के हर प्रयास को नाकाम किया है, लेकिन आने वाले दिनों में आखिर सेनाएं तो दोनों तरफ की सेना है, वहाँ की भले ही कमज़ोर सेना हो, लेकिन नुकसान तो हमारा कर ही रही है। तो ऐसे में स्थिति हमारे पूरे अंचल की, पूरे एशिया महाद्वीप की डगमगाई हुई है। आप देखें कि पाकिस्तान माली तौर पर, आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोर स्थिति में है, एक तरह से पूरी तरह से डूब गया है। वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है। भारत की जीडीपी जो जितनी भी इस समय चल रही है, वो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। यानी 2000 में तो ये 5 गुना ज़्यादा थी। अब आतंकवाद पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान को कैसे समझाया जाए इसका, क्योंकि मूल कारण तो आतंकवाद को संरक्षण ही है, तो इसके लिए ये देखना है कि अब पहल कहाँ से होती है, शांति की अपील कहाँ से होती है, शांति के लिए पहल कहाँ से होती है। स्थितियों को प्रभावित करने की इस समय जो ताकत है वो तो अमेरिका के पास है, चीन के पास है, और वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों पर शांति बहाली के लिए दबाव डालेगा। लेकिन भारत कितना इस दबाव में आएगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि इस समय स्थितियां 1971 से बिल्कुल जुदा है। 1971 में जब भारत दबाव में नहीं आया था, तो 2025 में कैसे आएगा ये कहना कठिन है। आप देखें कि अभी सऊदी अरब है, अमीरात है, कतर है, ऐसे छोटे छोटे खाड़ी के देश हैं, ये भी पाकिस्तान को आतंकवादी गुटों को समर्थन देने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अभी कामयाबी नहीं मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकती है। चीन है, चीन में पाकिस्तान का पारंपरिक ताकतवर संरक्षक है। चीन अगर पहल करे तो ये जो युद्ध के मैदान में इस समय मिसाइलें बरस रही हैं, बम गोले चल रहे हैं, टैंक चल रहे हैं, लड़ाकू विमान है, अपना काम कर रहे हैं, ये रुक सकते हैं। और नागरिक भी इस आतंकवाद से, दोनों देशों के नागरिक इस आतंकवाद से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि ये करेगा कौन, क्योंकि अभी भी ये तय नहीं हुआ है कि इस गंभीर अवस्था के लिए पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं मान रहा है। अब भारत के एक बहुत बड़े हमारे पुराने साथी पत्रकार हैं शेखर गुप्ता, और वो तो अभी यही तय नहीं कर पाए हैं कि अभी हम युद्ध के कौन से पायदान पर हैं। पहला पायदान तो वही था पहलगाम में जो हमला हुआ,
22 तारीख को, 22 अप्रैल को। दूसरा पायदान 7 मई को हो गया, जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो सकता था कि कुछ गति इस प्रहार में थमती अगर पाकिस्तान बाकी के जो ठिकाने थे आतंकियों के, उनको अपनी तरफ से हटाने की कोशिश करता, लेकिन उसने बजाय आतंकी गुटों को के ठिकानों को, प्रशिक्षण केंद्रों को समाप्त करने या हटाने की कोशिश के अब भारत पर प्रत्या जो क्या कहना चाहिए हमला शुरू कर दिया। उससे स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई है। अब स्थिति ये है कि वायु सेनाएं, जो हमारे वायु क्षेत्र हैं वो असुरक्षित हो गए हैं। जमीन पर हमारे टैंक्स पहुंच ही चुके हैं। कितनी यात्राएं, कितने विमानों की जो उड़ानें हैं रद्द कर दी गई हैं। कितने जो आपके हवाई अड्डे हैं उन पर कामकाज उड़ान रोक दी गई है। तो इससे आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में एक तरह से चिंता की लकीरें उभर रही हैं। अब स्थिति ये है कि भारत और पाकिस्तान के मामले में अमूमन विदेशी मध्यस्थता होती रही है। जैसे कारगिल के मामले में भी आपने देखा हो कि दोनों सेनाएं लंबे समय तक आमने सामने रहीं और बाद में ऐसी स्थिति बनी कि दोनों एक फेस सेविंग का रास्ता निकाल करके वापस अपने अपने कैंपों में लौट गए। अब जो चल रहा है उसमें कोई सुलह की गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आप देखिए 7 मई के बाद से, जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, तब से सेना अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। हमारे देश में अधिकांशतः ये होता था कि जो हमारे नेता लोग थे, जो हमारे मंत्री लोग थे, प्रधानमंत्री थे, और यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति जैसे जिम्मेदार लोग भी अक्सर कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। लेकिन इस समय आप देख रहे होंगे कि 7 मई के बाद से सब मौन है, सब ने गुड़ खा के बैठा हुआ है, यानी कि भीतर ही भीतर कुछ ज़्यादा पक रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिन इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से और ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा वजनदार और ज़्यादा जिम्मेदारी की हो सकते हैं। इसमें जैसे निर्देश अभी तक आ रहे हैं सरकारी ओर से कि लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपने पेट्रोल पंपों पर रिजर्व रखें, खान पान का इंतजाम पूरा करके रखें। तो इससे लग रहा है कि लड़ाई लंबी खींचेगी और ये बहुत आसानी से समाप्त होने वाली नहीं है, जब तक कि इसमें या तो पाकिस्तान खुद पहल करके अपनी गलती माने और सुलह का निवेदन करे, या कोई तीसरा मध्यस्थ अपने ढंग से इसमें कोई भूमिका अदा करे। तो बात फंसी हुई है। और युद्ध, मैं तो देखिए शुरू से कहता रहा हूँ कि युद्ध मानवता के खिलाफ होता है। युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, युद्ध से बर्बादी होती है। युद्ध से पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ रहा है, मानसिक तनाव आबादी के ऊपर है ही युद्ध से। भले ही सुरक्षित है भारत की आवाम, भारत की गौरवपूर्ण गौरवशाली सेना के हाथों में, लेकिन तनाव तो है। तो तनाव की तो कोई मूल्यांकन आप कर नहीं सकते। युद्ध के कारण लोगों में जो तनाव होता है, जो भय होती है, जो अकुलाहट होती है, उसका आकलन करना मुश्किल है। और युद्ध के इस अघोषित युद्ध के इस वातावरण में बाजार की स्थितियां भी अच्छी नहीं रहती। जमाखोर, मुनाफाखोर ये सक्रिय हो जाते हैं। सरकार इन पर चाहकर भी नियंत्रण नहीं कर पाती। लेकिन मुझे लगता है कि जो कोविड के अनुभव हमारे पास है, कोविड में जिस तरह से अफरा तफरी हुई थी, उसको देखते हुए भारत की सरकार, भारत का गृह मंत्रालय, भारत का सूचना प्रसारण मंत्रालय, सारे मंत्रालय मिलकर के कुछ ऐसी स्थिति बनाएंगे कि ये युद्ध, घोषित युद्ध, भले ही 15 दिन चले, महीने भर चले, लेकिन अफरा तफरी इस देश में ना हो। अभी तक केवल वायु सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आने वाले दिनों में अगर हमले और तेज होते हैं दोनों तरफ से, तो हो सकता है हमारी रेल सेवाएं भी प्रभावित हो सकता है हमारा जो सड़क परिवहन है, माल किया ढोवा ढाई का मामला है, ईंधन का ढोवा ढाई का मामला है, ये प्रभावित हो। तो इन सब के लिए हमको, हमारी जनता को तैयार रहना चाहिए। और जनता जितना इत्मीनान से, जितने संयम से रहेगी और अपने सेना का सहयोग करेगी, उतना हमें विजय श्री हासिल होने में
बहुत कम समय लगेगा। अब देखिए, भारत कोई साम्राज्यवादी देश तो है नहीं कि उसको अपना विस्तार चाहिए, कि उसे पाकिस्तान पे कब्जा करके पाकिस्तान को भारत में मिलाना है। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि हमारी ऐसी नीति नहीं है। लेकिन ये है, जैसे 1971 में पाकिस्तान टूटा भारत के हमले के बाद से, तो बांग्लादेश बन गया। इस बार भी अगर पाकिस्तान ने समझदारी से काम न लिया और अपनी जिद पर अड़ा रहा, भारत से बैर मानता रहा, तो आप मान कर चलिए कि फिर से एक टूट पाकिस्तान में हो सकती है। और टूटा हुआ देश कभी भी अपने पांव पर खड़े होने में कामयाब हो नहीं पाता। बांग्लादेश बनने के बाद से पाकिस्तान की क्या स्थिति है, ये आपके सामने है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि जागते रहिए, नज़र रखिए, पाकिस्तान की हरकतों पर नज़र रखिए, हमारी जो अपनी तैयारियां हैं उन पर नज़र रखिए, उनमें सहयोग करिए। तभी हम इस संक्रमण काल से, इस आपातकाल से, इस युद्ध काल से बाहर निकल पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि हम उन चैनलों में से नहीं हैं जो गला फाड़ फाड़ कर आपको आतंकित करें, आपको प्रभावित करने की कोशिश करें। हम तो सीधी सीधी आपसे बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने घर में बैठ के करते हैं, जैसे कि हम अपनी चौपाल में बैठ के करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।